Okay. Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So, in the last class, what we did, we have studied what are what is agreement, what is contract, what is difference between agreement and a contract, what are the essentials of a valid contract. All right. We have also studied types of contracts like void, voidable contract, executed contract, executory contract. ठीक है. So we have studied various types of contracts as well, quasi contract. ठीक है. After that we have studied the topic offer. In offer we have studied general offer, specific offer, counter offer, cross offer, and what is the difference between offer and invitation to offer. All these things we have completed. So today's class में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा नया, एक्सेप्टेंस. ठीक है. और थोड़ा सा पहले का जो है एक बार ब्रीफ रिवाइज कर लेते हैं. तो आपको स्क्रीन शेयर पूरी दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं. मैं सब कुछ नहीं बताने वाला जो मैंने पहले पढ़ाया है, बट एक बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ. ठीक है. उसके बाद वी विल बी स्टडिंग एक्सेप्टेंस. ऑल राइट. अब आप ये देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस साल पास हुआ है? 1872. तो मतलब उस समय ब्रिटिशर्स थे. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत पुराना एक्ट है, और ये अब होल ऑफ द इंडिया में लगता है. पहले ये जम्मू कश्मीर, ये होल ऑफ द इंडिया में लगता है. ठीक है. और ये एक्ट कब आया था? ये अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाए व्हेन इट केम इनटू इफेक्ट, सो इट इज़ 1 सितंबर 1872. ठीक है. ये 1 सितंबर 1872 को ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था. ठीक है. इस एक्ट के इम्पॉर्टेंट क्लॉज क्या हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करता है. तो कॉन्ट्रैक्ट के आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे एक्ट में दिया हुआ है वो क्या है? सबसे पहले एक्ट बात करता है प्रपोजल का. तो प्रपोजल एंड ऑफर इज़ द सेम थिंग. ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले आप ऑफर देंगे, फिर अगला उसको एक्सेप्ट करता है. ठीक है. यही हम पढ़ रहे थे ना, ऑफर ही तो पढ़ रहे थे अभी. अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सेप्टेंस. तो ऑफर आप देंगे, अगला एक्सेप्ट करेगा, तो उससे क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा. ठीक है. अब जब एग्रीमेंट को आप इन्फोर्सिबिलिटी कर लेते हैं, जो वो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, एग्रीमेंट प्लस वो सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो जाते हैं, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. ठीक है. तो सबसे पहला जो इसमें डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो सेक्शन 2 में सारी की डेफिनेशन दी हुई है. तो सेक्शन 2 हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखते हैं, उसमें सब थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा. सेक्शन 2A ये बात करता है आपकी ऑफर की. इसमें वर्ड लिखा है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल. तो प्रपोजल एंड ऑफर एक ही चीज़ होती है. तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other person, such act or substance is called offer. ठीक है. वो ऑफर मेक कर रहा है. ऑफर मेक करना मतलब वो अपनी इच्छा बता रहा है अगले पर्सन को कि आपको ये काम करना है या ये काम नहीं करना है, और वो चाहता है कि अगला पर्सन इसको एसेंट दे, अपनी मंजूरी दे. ठीक है. तो इसमें एक पॉजिटिव एक्ट है कि आपको ये काम करना है. जैसे अगर मैंने ऑफर दिया कि क्या आप मेरा घर 10 लाख रुपए में खरीदोगे, तो यहाँ पे मैं एक कुछ करने को बोल रहा हूँ उसको कि आप मेरा घर 10 लाख रुपए में खरीद लो. ये मेरा ऑफर है. ठीक है. इट इज़ माई विलिंगनेस टू डू समथिंग फ्रॉम दी अदर पर्सन, कि वो कुछ करे. एक हो सकता है टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. मैं अगर ये बोलूँ, अगर मान लो मेरे पास मैं इंटाइटल्ड हूँ उसको सू करने के लिए, उस पर केस डालने के लिए, उससे कोई गलती हो गई, मैं बोलूँ कि क्या नाम है, या फिर वो इंटाइटल्ड है मेरे पे केस डालने के लिए, दोनों में से हो सकता है. अगर मैं इंटाइटल्ड हूँ तो मैं बोलूँ कि मैं आप पे केस नहीं डालूँगा, उसके लिए आप मेरे को इतना रुपए दे दीजिए, है ना. या आप मेरे पर केस मत डालना, है ना, आप मेरे ऊपर केस मत डालना, उसके बदले हम आपको इतना देते रहे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. उसको हम किसी कोई काम करने से रोक रहे हैं, उसके लिए हम ऑफर दे रहे हैं. ठीक है. यहाँ तक बात समझ में आई? तो सेक्शन 2A टॉक्स अबाउट ऑफर.
सेक्शन 2B जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में, ठीक है, एक्सेप्टेंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस डेफिनेशन देख रहे हैं। तो जब भी कोई किसी ने प्रपोजल दिया और अगले पार्टी ने अपना एसेंट दे दिया, अपनी मंजूरी दे दी, तब उस प्रपोजल को कहा जाता है कि वो एक्सेप्ट हो गया, वो ऑफर हैज़ बीन एक्सेप्टेड। और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ये लाइन लिख लो, व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो मतलब अब आपको वो काम करना है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस, ठीक है। मैंने ऑफर दिया, अगले ने एक्सेप्ट किया, अब हम दोनों लायबल हैं वो काम करने के लिए, ठीक है। जो प्रपोजल दे रहा है उसको कहेंगे प्रॉमिसर, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको कहेंगे प्रॉमिसी, ठीक है। ये जो भी सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अगर मैंने कोई ऑफर किया, अगले ने उसको एक्सेप्ट किया और उसमें कोई कंसिडरेशन है, मैंने बोला मेरा घर आप 10 लाख रुपए में खरीदना, अगले ने एक्सेप्ट किया, तो ये प्रॉमिस बना, सेट ऑफ प्रॉमिस, और इसमें कंसिडरेशन भी है, तब ये आपका एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विथ कंसिडरेशन, है ना, कंसिडरेशन होना ज़रूरी होता है इन जनरल, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या हो गया, देखिए स्लाइड में लिखा है ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। फिर जब एग्रीमेंट को हम इन्फोर्स कर पाएँ अगर कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर उसके वो एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो रहे हैं, तो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, 5th पॉइंट में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसमें देखो 4th पॉइंट में डेफिनेशन दिया हुआ है वॉइड एग्रीमेंट की, और 6th में दिया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। तो जो 4th में वॉइड एग्रीमेंट है वो क्या है, अगर कोई एग्रीमेंट लॉ से इन्फोर्स नहीं हो सकता तो मतलब वो वॉइड है। अगर आपने किडनैपिंग के लिए कोई एग्रीमेंट किया है तो ये तो वॉइड है ना, इसका अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव है। अगर आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया तो वो वॉइड है, ठीक है। बहुत बार एग्रीमेंट जब बनता है तब वैलिड हो जाता है, बट बाद में वो वॉइड हो जाता है। अगर आपने लेट्स से एग्रीमेंट किया लिकर के लिए कि हमें अल्कोहल चाहिए, है ना, और जब आपका एग्रीमेंट हो गया उसके बाद गवर्नमेंट ने अल्कोहल को बैन कर दिया, तो जब एग्रीमेंट बना था उस समय तो वैलिड था, बट बाद में क्योंकि अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है तो ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल का क्या बताया था मैंने कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इन्फोर्सेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ एनदर पार्टी, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। तो किस पार्टी के ऑप्शन पे इन्फोर्सेबल होता है, जो पार्टी एग्रीव्ड होती है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है। अगर मान लीजिए जिस पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं होता, अगर मान लीजिए आपके सिर पे बंदूक रख के साइन कराया हो, तो क्या है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है कि वॉइडेबल, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। जिस पार्टी की ज़बरदस्ती साइन कराई गई उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करना चाहते हो। अगर वो पार्टी बोलती है कि नहीं मैं इन्फोर्स करना चाहता हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। अगर वो बोले कि नहीं मेरा तो ज़ोर ज़बरदस्ती से साइन लिया गया था, मेरे को इन्फोर्स नहीं कराना, तब ये वॉइड हो जाएगा। तो एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, वॉइड हो सकता है या वैलिड हो सकता है, इसीलिए इसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये वॉइड हो सकता है इसीलिए वॉइडेबल कहते हैं, ऑन द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। अब वो ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, कब एग्रीव्ड पार्टी होगी, अगर उसका कंसेंट कोएर्जन से लिया गया हो, फ्रॉड से लिया गया हो, मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया गया हो, है ना, कोएर्जन से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, मिस्टेक से लिया गया हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया हो, ठीक है। इन सारे वे में हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आप देखिए, इस एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है।
वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि एक लीगल ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करता हो। वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि एक लीगल ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करता हो। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट सिर्फ सोशल ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करता है तब वो फिर जनरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एक लीगल ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तभी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्नड होगा। ठीक है, अगर दो लोगों ने मान लीजिए एग्जांपल में सिनेमा जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, या डिनर के लिए एग्रीमेंट किया और बाद में नहीं पूरा किया, तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर थोड़ी ना, ये तो सोशल अरेंजमेंट था बस। ऑल राइट, बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है। तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट में वैलिड एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाएंगे, जो एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन देंगे, वही एग्रीमेंट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे। ठीक है, बेसिक डिफरेंस आपका एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का देखिए स्लाइड्स में दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है। एग्रीमेंट कब होता है? व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड विथ कंसिडरेशन। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा तो एग्रीमेंट बन जाएगा। यहाँ एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी चाहिए। ये सेक्शन 2E में डिफाइंड है, ये सेक्शन 2H में डिफाइंड है। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन ये क्रिएट नहीं करता, ये आपका लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है एग्रीमेंट। ठीक है, इसका स्कोप ज़्यादा वाइड है, इसका स्कोप ज़्यादा नैरो है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था क्या? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। टू पार्टीज, ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी की माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट पढ़ा है, कंसेंट फ्री होना चाहिए। और कंसेंट फ्री कब होगा? जब वो कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, है ना। कॉन्ट्रैक्ट उसी चीज़ का हो जो कि पॉसिबल हो करना। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप 1 मिनट के अंदर 10 लाख पेज लिख के दोगे, तो ये तो इम्पॉसिबिलिटी हो गया ना, तो हो ही नहीं सकता, है ना। और अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो वो होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ऑफ़र। हमने जनरल ऑफ़र पढ़ लिया है, स्पेसिफिक ऑफ़र पढ़ लिया, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, काउंटर ऑफ़र पढ़ लिया। सब ऑफ़र हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, अब आप देखो एक इम्पॉर्टेंट केस है दिस, हार्वी वर्सेस फेसी। ठीक है, दिस केस इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, इस फेस में एक आदमी है जिसने टेलीग्राम से मैसेज भेजा, विल यू सेल अस अ पेन, बम्पर हॉल पेन नाम था। ठीक है, तो उसने पहले ऑफर ऐसे भेजा, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, टेलीग्राम दी लोएस्ट कैश प्राइस, लोएस्ट दाम पे जो आप बेच सकते हो। तो हार्वी ने ये मैसेज किया, ठीक है, टेलीग्राम पे। फेसी ने लिखा कि हमारा लोएस्ट प्राइस जो है वो 900 पाउंड है। हार्वी ने क्या किया कि ठीक है मैं 900 पाउंड में खरीद रहा हूँ, उसने पैसे भेज दिए और डीड भेज दिया। फेसी बोला अरे मुझे को बेचना नहीं है, तो हार्वी ने बोला नहीं अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मैंने ऑफर दिया था, आपने लोएस्ट प्राइस बता दिया, तो अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो क्या हार्वी यहाँ सही बोल रहा है? मैं दोबारा से फैक्ट्स रिपीट करता हूँ। हार्वी ने कहा फेसी को मैसेज लिख के कि मेरे को, अरे क्या आप बम्पर हॉल पेन बेचेंगे, अपना लोएस्ट कैश प्राइस बताइए। तो फेसी ने लोएस्ट कैश प्राइस बता दिया 900 पाउंड। ठीक है, तो हार्वी ने बोला कि ठीक है मैं आपका पेन खरीद रहा हूँ 900 पाउंड में, ये लीजिए पैसे, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो फेसी ने बोला अरे मेरे को बेचना ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सही है, हार्वी सही है कि फेसी सही है? हार्वी कह रहा है कि भाई जो मैंने ऑफर दिया टेलीग्राम से वो ऑफर था, आपने लोएस्ट कैश प्राइस भेजा तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो यहाँ पे फेसी सही है, हार्वी गलत है, क्योंकि जो उसने लोएस्ट कैश प्राइस भेजा वो कोई ऑफर नहीं है, वो एक इनविटेशन टू ऑफर है। उसने तो सिर्फ दाम बताया लोएस्ट, वो तो अभी नेगोशिएट करेगा, वो फाइनली एक्सेप्ट कहाँ उसने किया।
ठीक है, ठीक है। तो हार्वी ने जो एक्सेप्ट किया 900 पाउंड का, वो तो एक ऑफर हुआ। अब फेसी के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करना चाहे कि नहीं। तो फेसी ने मना कर दिया कि मेरे को नहीं बेचना है, ठीक है। तो हार्वी ये नहीं कह सकता कि मेयर स्टेटिंग ऑफ द लोएस्ट प्राइस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। ये कोई ऑफर नहीं है, ये बस एक इन्विटेशन टू ऑफर है कि हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। 900 रुपये से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। सो इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। अब हम लोग वी कैन स्टडी एक्सेप्टेंस। ऑल राइट, नाउ वी कैन स्टडी एक्सेप्टेंस। तो देखो एक्सेप्टेंस का सीधा मतलब क्या है। व्हेन द पर्सन टू whom एन ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, जिस इंसान को ऑफर दिया गया वो अपनी मंजूरी दे दे, तब कहा जाता है उस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई है। और एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तब वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है कि ये एक्सेप्टेंस मस्ट, अब क्या क्या एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस है। जैसे हमने ऑफर में पढ़ा था ना कि ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑफर इज डिफरेंट, ऑफर वर्सेस जनरल ऑफर, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर आर डिफरेंट, ऑफर में बी कंडीशनल, ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन। इस तरीके से हमने पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर क्या क्या होते हैं, लास्ट क्लासेस में वी हैव स्टडीड। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये आपका काउंटर ऑफर से रिलेटेड है। तो पहला क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो जैसा ऑफर आया है, जिस, इसका मतलब क्या हुआ, जिस टर्म्स में ऑफर आया है उसको आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। जैसे ऑफर आया है, जिस टर्म्स में ऑफर आया है उसको आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, अगर आपको उसको वैलिड एक्सेप्टेंस बोलना है तो, ठीक है। अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी चेंज किया तो ये आपका एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ये आपका काउंटर ऑफर हो जाएगा। और काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर ख़त्म हो जाता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर ए ने कहा बी को कि मैं अपना घर 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, तो ये उसका ऑफर है। अब बी को इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर बी ने बोला कि नहीं मैं 10 लाख में तो नहीं, मैं 6 लाख में खरीदूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर बी ने क्या किया है, एक्सेप्टेंस नहीं दी है, बी ने काउंटर ऑफर मेक किया है। अब काउंटर ऑफर के वजह से जो पहला ऑफर है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मान लो ए ने कहा बी को कि मैं अपना घर 10 लाख में बेचना चाहता हूँ, बी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, बी ने बोला कि मैं 10 लाख में तो नहीं 6 लाख में खरीदूंगा आपका घर। तो फिर ए ने मना कर दिया कि चलो मेरे को अपना घर बेचना ही नहीं। फिर बी बोल रहा है कि नहीं नहीं चलो मैं ठीक है 10 लाख में खरीद लूँगा, पुराना ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या वो पुराना ऑफर अब एक्सेप्ट कर सकता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था नो सर। वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पुराना, जैसे ही उसने काउंटर ऑफर दिया, ओरिजिनल ऑफर अपने आप कैंसिल हो गया। जैसे ही उसने काउंटर ऑफर दिया, ओरिजिनल ऑफर अपने आप कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब अगर वो, बट सर अगर वो बेचना चाहता है अभी भी तो भी हाँ हम उसको हाँ, नहीं ऑफर कर सकते? नहीं नहीं नहीं, अगर बेचना चाहता है तब तो बेच सकता है ना। अब अगर बी बोल रहा है कि नहीं हम तुम्हारा घर 10 लाख में खरीद लेंगे जो तुम्हारा ओरिजिनल ऑफर था, और ए बेचना चाहता है, तो मतलब अब ए एक्सेप्ट कर रहा है, बी ऑफरर हो गया कि हम तुम्हारा घर 10 लाख में खरीदना चाहते हैं, और ए एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ए को अभी भी बेचने का मन है, बट ए मना कर सकता है, ए बी के ऑफर को मना कर सकता है। अब बी ये नहीं बोल सकता अरे तुम तो स्टार्टिंग में ऑफर दिए थे ना 10 लाख में, अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं। अब यहाँ बी ऑफर दे रहा है कि मैं 10 लाख में तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ। अब ये ए के ऊपर है कि उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं। बात समझ में आई? यस सर। बात समझ में आ रही है? पहले ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना घर 10 लाख में बेचना चाहता हूँ, बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बी ने काउंटर ऑफर दे दिया कि मैं 6 लाख में खरीदूंगा। तो उससे क्या हुआ, पहला ऑफर ख़त्म हो गया।
अब जो है बी कह रहा है चलो ठीक है, और 6 लाख में मैं खरीदूंगा, तो ए ने मना कर दिया कि नहीं 6 लाख में मैं नहीं बेचूंगा। तो बी ने बोला चलो ठीक है मैं 10 लाख में खरीद लूंगा। तो अब ये जो बी ने बोला मैं 10 लाख में खरीद लूंगा, ये बी का नया ऑफर है। अब ये ए के ऊपर है कि उसको बेचना है कि नहीं 10 लाख में। भले ही ए ने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं बेचूंगा, बट वो चाहे तो अब मना भी कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। दूसरा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, मैं आपको इसमें एक और खोल रहा हूँ, अगर ये आ जाए, एक फाइल खोल रहा हूँ टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस की, इन केस इफ इट शोज। यस, एक मिनट, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, मैं वो देख रहा हूँ। आप लोग को दिख रहा है फुल स्क्रीन? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं इसको छोटा करूं, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, एंटर फुल स्क्रीन। अब आप ये देखो, इसमें क्या है, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन। ये मैंने आपको बताया था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में, कि एक्सेप्टेंस जो होती है वो कंडीशन जो ऑफर में दिया हुआ है, जनरल ऑफर के केस में, उसको पूरा करके भी एक्सेप्टेंस करी जा सकती है। ये आपका सेक्शन 8 ऑफ इंडिया, ये लिख लो, सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है कि कुछ करके हो, हाँ बोल के हो, मंजूरी दे के हो, है ना। जैसे ए ने ऑफर दिया तो बी ने उसको एक्सेप्ट किया, ऐसा। लेकिन बहुत बार जनरल ऑफर का केस होता है जिसमें ऑफर में ही कंडीशंस दिया होता है, अगर आपने उसको परफॉर्म कर दिया तो उससे भी एक्सेप्टेंस हो जाती। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि एक्सेप्टेंस सेक्शन 8 के हिसाब से एक्सेप्टेंस कैन बी डन, एक्सेप्टेंस कैन बी डन, सेक्शन 8 के हिसाब से एक्सेप्टेंस कैन बी डन एक्सेप्टेंस कैन बी डन बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑल्सो। ठीक है, तो जनरल ऑफर के केस में क्या होता है, जनरल ऑफर में ही कंडीशंस गिवन होते हैं। जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में था कि अगर आप हमारा स्मोक बॉल जो कंडीशंस दिए हुए हैं उस हिसाब से खाएंगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, ये जनरल ऑफर था। और अगर इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम आपको 100 पाउंड देंगे। तो अगर किसी ने वो स्मोक बॉल इंस्ट्रक्शंस के साथ खाए और उसको इन्फ्लुएंजा हो गया तो उसने परफॉर्मेंस किया है, उसका एक्सेप्टेंस कैसे हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस, तो उसको वो पैसा मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक्सेप्टेंस कैन बी डन बाय परफॉर्मेंस, बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस गिवन इन द ऑफर। ठीक है, ये सेक्शन 8 कहता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो पहला तो आपका हो गया एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड।
दूसरा आपका हो गया कि एक्सेप्टेंस कैन बी मेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, सेक्शन 8 के हिसाब से, सेक्शन 8 के हिसाब से लिख लो, एक्सेप्टेंस कैन बी मेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस गिवन इन जनरल ऑफर। ठीक है, अब आप आ जाओ थर्ड में, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड और रीजनेबल मोड। तो जो ऑफर में मोड दिया हुआ है उसी मोड में आपको एक्सेप्टेंस करनी है। अगर उसने बोला है कि ये मेरा ऑफर है कि मैं अपनी गाड़ी 5 लाख में बेचूंगा, आप मेरे को बाय पोस्ट एक्सेप्टेंस भेजो या बाय ईमेल एक्सेप्टेंस भेजो, तो आप फ़ोन करके नहीं फिर एक्सेप्टेंस दे सकते। जो उस ऑफर में लिखा है उसी मोड में आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। यहां तक बात समझ में आई? एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड और रीजनेबल मोड। तो जो ऑफर में मोड दिया हुआ है उसी मोड में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई रीजनेबल मोड। अगर ऑफर में कोई वे नहीं दिया है कि कैसे एक्सेप्टेंस करनी है, तो जो भी रीजनेबल वे है वैसे आप एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। और रीजनेबल वे क्या है? इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स ऑफ द केसेस। अब एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम बिफोर ऑफर लैप्सेस। अब किसी ने ऑफर दिया तो आपको एक रीजनेबल टाइम पे एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं दोगे तो वो ऑफर लैप्स कर जाएगा। ऑफर के बाद ही एक्सेप्टेंस आएगा, एक्सेप्टेंस पहले नहीं आ सकता। एक पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, इसमें आपका एक बहुत अच्छा केस भी है। ऑल राइट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो। ठीक है, अगर आपको उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो। एक इसमें केस है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। ठीक है, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। इसमें क्या हुआ, एक आदमी की हॉर्स की शॉप थी। ठीक है, एक आदमी की हॉर्सेस की शॉप्स थी। अब उसको उसके अंकल ने कहा कि भाई मेरे को एक घोड़ा चाहिए, एक पर्टिकुलर घोड़ा, वो तुम किसी को बेचना मत, मैं खरीदूंगा। तो वो अंकल ने चिट्ठी लिखी थी। तो भाई इसने पढ़ी चिट्ठी, जो भतीजा था इसने चिट्ठी पढ़ी और अपने सर्वेंट को बोल दिया कि ये मैं अपने अंकल को बेचूंगा, तो इसको तुम कहीं बेचना मत। ठीक है, अब सर्वेंट ने उसको गलती से बेच दिया। अब अंकल ने केस कर दिया कि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, मैंने चिट्ठी लिखी थी और इसने पढ़ के एक्सेप्ट भी कर ली थी, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? एनीवन? देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया था। भतीजे ने अंकल को कम्युनिकेट नहीं किया था, उसने अपने नौकर को बस बोला था। अंकल ने चिट्ठी लिखी कि ये घोड़ा मेरे को चाहिए, तुम बेचना मत। तो भतीजे ने पढ़ के अपने सर्वेंट को बोल दिया था ये घोड़ा मैं अपने अंकल को बेचूंगा, तुम इसको कहीं बेचना मत, है ना। लेकिन उसने ये बात अंकल को नहीं बोली थी ना, एक्सेप्टेंस दी नहीं थी। भले उसने एक्सेप्ट माइंड में कर लिया था, बट उसने ये कम्युनिकेशन अपने अंकल को नहीं बताया था। तो साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है एक ढंग से देखा जाए। बात समझ में आई? फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले समझ में आया? यस सर। अब एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑथोराइज्ड पर्सन, या एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर ओनली। ठीक है, ये भी लिख लो, एक्सेप्टेंस
must be communicated by the acceptor only। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसमें एक केस है पॉवल वर्सेस ली। ठीक है, इसमें एक केस है, हेडमास्टर का पोस्ट था, बहुत से लोगों ने ऑफ़र दिया कि मेरा ये सीवी है, इस दाम पे मैं कर पाऊँगा, बहुत से लोग आए थे ऑफ़र लेके। अब एक्सेप्टेंस जो है वो तो बोर्ड डिसाइड करेगी ना कि किसको सेलेक्ट करना है ना। तो बोर्ड में से एक आदमी ने बोल दिया कि आपका सिलेक्शन हो गया है फ़ोन करके, और बाद में बोर्ड ने क्या किया, सिलेक्शन उसका हो भी गया था लेकिन ये बात अभी ऑफिशियली तो बताई नहीं गई थी, बाद में बोर्ड ने वो पोस्ट ही कैंसिल कर दी। तो अब इसने केस कर दिया कि भाई मेरा तो एक्सेप्टेंस हो गया था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो क्या उसका आर्ग्यूमेंट सही है? उसका आर्ग्यूमेंट सही नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर ओनली। वो बोर्ड ने ऑफिशियली, बोर्ड को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर वहाँ के किसी स्टाफ ने रिजल्ट देख लिया है और उसने आपको फ़ोन करके बता दिया तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। वैलिड एक्सेप्टेंस शुड कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ओनली। अगर बोर्ड आपको ऑफिशियली बताती कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तब फिर बोर्ड बाउंड होती है आपको जॉब देने के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई? सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन कमिटी ने ऑफिशियली उसको नहीं बताया था, किसी आदमी ने बता दिया था कि मैंने रिजल्ट देखा है, आपका नाम है। ठीक है, तो वो आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो यही 6th पॉइंट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। ठीक है, तो जिस पर्सन को ऑफर दिया गया वही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और नहीं एक्सेप्ट कर सकता। ठीक है, तो ये सब आपके कुछ पॉइंट्स थे वैलिड एक्सेप्टेंस के। ठीक है, वैलिड एक्सेप्टेंस के पॉइंट्स थे। अब आप एक पॉइंट देखो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अगर आपने टेलीफोन पे किया है, आपने ऑफर दिया, अगले ने अगर उसको फ़ोन पे एक्सेप्ट कर लिया और आपने सुन लिया, तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया ऑफर और एक्सेप्टेंस का। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि इंस्टेंटली आपने बोला, इंस्टेंटली अगले ने जवाब दे दिया, वो चीज़ पूरी हो गई। बट अगर आपने बाय चिट्ठी लिखा है, आपने ऑफर भेजा, ठीक है, ठीक है, आपने ऑफर भेजा, ठीक है, अब वो चिट्ठी के भेजा, जब तक चिट्ठी, ए ने चिट्ठी भेजा बी को ऑफर का, जब तक वो एक्सेप्टर के पास पहुंच नहीं जाती, उसके पहले ए चाहे तो अपनी चिट्ठी मंगवा सकता है। ए ने लेट से ऑफर अपना भेजा बी को बाय पोस्ट, फिर वो चिट्ठी बी को पहुंचता उसके पहले ही ए ने वो चिट्ठी मंगवा लिया, तो उसने अपना ऑफर लैप्स कर लिया। ठीक है, अब ए ने अगर चिट्ठी भेजा बी को बाय पोस्ट और बी को चिट्ठी मिल गई, अब ए अपना ऑफर लैप्स नहीं कर सकता। ठीक है, कब तक लैप्स नहीं कर सकता? अगर ए ने बी को ऑफर भेजा और बी को चिट्ठी मिल गई और बी ने वो चिट्ठी पोस्ट कर दी, जैसे ही बी ने चिट्ठी पोस्ट कर दी, अब ए जो है अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ए ने अगर ऑफर का चिट्ठी भेजा बी को, बी के हाथ में चिट्ठी आ गई, अभी भी ए के पास मौका है, ए उसको अगर फ़ोन करके बोल दे कि भाई वो चिट्ठी आ गई होगी बट वो मेरा ऑफ़र अब वैलिड नहीं है। लेकिन अगर उसके फ़ोन आने से पहले बी ने चिट्ठी पढ़ ली
और उसका एक्सेप्टेंस जो है वो पोस्ट कर दिया, तब फिर ए जो है अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता। ये बात समझ में आई? अगर चिट्ठी बी ने पोस्ट कर दी अपनी एक्सेप्टेंस की, तो ए अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता। ठीक है, अब ए को तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन बी के पास एक एक्स्ट्रा मौका है। जब तक उसकी एक्सेप्टेंस की चिट्ठी ए को ना पहुंचे, उसके पहले बी जो है वो चिट्ठी वापस मंगा सकता है। अगर बी ने चिट्ठी वापस मंगा ली तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। बट अगर वो चिट्ठी ए को पहुंच गई तो फिर बी को भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर ए और बी दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ए ने ऑफर की चिट्ठी जो है बी को भेजी, है ना, ऑफर का लेटर भी बी को भेजा। अब ए के पास ऑफर को रिवोक करने का टाइम, ऑफर वापस करने का टाइम कब तक है? जब तक बी उस लेटर, अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट ना कर दे, उसके पहले तक वो अपना ऑफर हटा सकता है। बट अगर बी ने पोस्ट कर दिया तब अब ए कुछ नहीं कर सकता, अब ए को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन बी के पास अभी भी टाइम है, जब तक उसका एक्सेप्टेंस का लेटर ए को ना पहुंच जाए तब तक बी जो है वो चाहे तो उसको अर्ली मंगवा सकता है अपने एक्सेप्टेंस लेटर को। लेकिन अगर ए के पास पहुंच गया तो फिर बी भी अब कुछ नहीं कर सकता। अब ए और बी दोनों को अपना पार्ट ऑफ द ड्यूटी करना पड़ेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों की ओर से हो गया है। ए की ओर से तो उसी समय हो गया था जैसे ही बी ने लेटर पोस्ट कर दिया। अब ए कुछ नहीं कर सकता, अब ए को कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। बी के पास थोड़ा बहुत एडवांटेज है कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने का, अगर वो चिट्ठी ए के पास जो एक्सेप्टेंस की पहुंचने से पहले अगर बी उसको विड्रॉ कर ले तो बी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट जैसे ही ऑफरर के अगेंस्ट, जैसे ही उसने पोस्ट कर दिया, ट्रांसमिशन में डाल दिया। देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर व्हेन ऑफरी मतलब एक्सेप्टर होता है। व्हेन एक्सेप्टर पुट्स द एक्सेप्टेंस इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब उसने चिट्ठी पोस्ट कर दी, अब ऑफरर कुछ नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, बट एक्सेप्टर जो है अभी भी उसके पास मौका है, जब तक वो एक्सेप्टेंस ऑफरर तक ना पहुंच जाए उसके पहले वो मंगवा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज वैलिड, रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज वैलिड बिफोर ऑफरी, रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज वैलिड बिफोर ऑफरी पुट्स द एक्सेप्टेंस इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो जब तक वो चिट्ठी पोस्ट ना कर दे ऑफरर ऑफर रिवोक कर सकता है। एक बार पोस्ट कर दिया तब कुछ नहीं कर सकता। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब हो सकता है? जब चिट्ठी पोस्ट कर दी, अभी भी एक्सेप्टर के पास मौका है, वो चाहे तो उसको रिवोक कर सकता है। लेकिन अगर वो ऑफरर तक पहुंच गई तब एक्सेप्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, सो एक चीज अभी हम लोग और पढ़ सकते हैं, दैट इज प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर आपका टेलीफोन में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है
टेलीफोन में अगर आप ऑफर और एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो भाई मान लो एक आदमी अहमदाबाद में है, ठीक है, एक आदमी दिल्ली में है, तो अहमदाबाद वाले ने दिल्ली वाले को फ़ोन करके ऑफ़र दिया और दिल्ली वाले ने एक्सेप्टेंस फ़ोन पे दिया। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोन के केस में, इंस्टेंट वाले के केस में, टेलीफोनिक या इंस्टेंट वाले के केस में प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ठीक है, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, सुन लो, वेयर द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। तो अगर बताओ एक आदमी जो है अहमदाबाद में है, उसने फ़ोन किया दिल्ली वाले को, अब उसने ऑफ़र दिया, दिल्ली वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? अहमदाबाद की दिल्ली? एक्सेप्टेंस रिसीव कहाँ हुआ है? जब उसने एक्सेप्टेंस दिया तो वो सुनाई कहाँ देगा? अहमदाबाद वाले को ना। अहमदाबाद वाले ने ऑफर दिया दिल्ली वाले आदमी को, जब दिल्ली वाले ने एक्सेप्ट किया तो वो अहमदाबाद वाले आदमी जब सुन लेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। तो एक्सेप्टेंस कहाँ रिसीव हुई? अहमदाबाद में ही तो रिसीव हुई। तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बताओ? अहमदाबाद। हाँ जी, जहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है टेलीफोन वाले केस में, क्योंकि ये इंस्टेंट है। लेकिन पोस्टल वाले केस में कहाँ होगा? जहाँ पर लेटर पोस्ट हुआ है, लेटर वॉज पोस्टेड। तो अगर अहमदाबाद वाले ने चिट्ठी लिखी, ठीक है, दिल्ली वाले को ऑफर का, और उसने एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट किया, तब प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? दिल्ली, दिल्ली है ना, दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस उसने जैसे ही पोस्ट किया कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। लेकिन टेलीफोन वाले केस में जब अहमदाबाद वाले ने सुन लेगा तब वो होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, और पोस्टल वाले केस में वेयर द एक्सेप्टेंस वॉज पोस्टेड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये हमने पढ़ा है सेक्शन 4, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो जो लोग अभी क्लास में नए आए हैं, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स के भी लेक्चर्स डालेंगे उसमें अभी नेक्स्ट वीक से। ये बस क्लासेस इसीलिए हैं कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको थोड़ी हेल्प हो जाए, क्योंकि SOL में बहुत लिमिटेड क्लासेस होती हैं। तो ये बस एक हेल्पफुल उसके लिए है ये जो लेक्चर्स हैं। तो जिनको पढ़ने का मन हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। SOL में बहुत से बच्चे होंगे जो CA CS की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी सब चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। अगर किसी और चीज़ों में भी आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। समायरा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? समायरा तिवारी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें कोई फॉर्म फिल करना होगा पहले? नहीं, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म एक आता है, वो आप ऑफिस में पूछ लेना। जब आप क्लासेस लेने जाते हो ना, आप ऑफिस में पूछ लेना कब फिल करना होगा। वो आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आता है, तब एडमिट कार्ड भी आएगा, ठीक। ओके सर। तो आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देनी होती है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट सब्जेक्ट से रिलेटेड? जो लोग नए हैं आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाए। हम लोग अब यूट्यूब पे भी लाइव क्लासेस ऑल्सो वी विल टेक, क्योंकि इसमें गूगल मीट में पढ़ाना थोड़ा दिक्कत होता है। लॉ के लिए आप MC कुच्चल बुक ले सकते हो या BK गोयल ले सकते हो। MC कुच्चल इज़ ऑल्सो गुड। MC कुच्चल, मैं भी थोड़े बहुत नोट्स भेजूंगा ही, ठीक है। MC कुच्चल या BK गोयल, ठीक है। FA क्लास ऑल्सो वी विल सी कब लेना है, अगर टाइम रहेगा तभी ले पाएंगे। बस ऐसे ही आगे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए, है ना। सो वी विल ऑल्सो ट्राई कि हम लोग FA क्लासेस भी लें। ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू ऑल।